स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड टिप्स में। आज हम यहाँ पे क्लास 10th की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए। यदि किसी भी स्टूडेंट ने वह वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। यदि वो आपने बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्का करना चाहता है तो वह उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अवनमन कोण के बारे में बात करेंगे। इस अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे पहले। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सपोज दैट यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और यहाँ पे वो किसी ज़मीन पर किसी वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, सपोज दैट। तो ये आँख के सामने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम? कौन सी लाइन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। इसे बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा मतलब आँख से और वस्तु के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम? दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशंस। इसे क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट इस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, और इसे हमने यहाँ से इसको मिला दिया इस वस्तु से। तो हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को, जब दो समांतर रेखा को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है और इस एंगल की सहायता से हम इसकी वस्तु और इसके बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं और इसकी हाइट भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने इसको पढ़ा, अवनमन कोण के बारे में पढ़ा। अब इस पे बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं और उनके आने की संभावना भी बहुत है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया गया है और इसके आने की संभावना भी है। तो हम मतलब इसमें 6 नंबर में किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलते हैं? 1 नंबर तो हमें चित्र बनाने का मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसका चित्र ड्रॉ करेंगे, मतलब फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक भवन 7 मीटर ऊंचे भवन है। सपोज दैट हमारे पास एक 7 मीटर भवन ऊंचा है। सपोज दैट क्या है? भवन ए बी है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी ऊंचाई कितनी देर की हमारे पास? 7 मीटर देर की। ठीक है, और शिखर से एक भवन से एक केबल के शिखर का उन्नयन कोण, सपोज दैट एक केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर भवन से बड़ा होगा तो ये सपोज दैट CD एक क्या है? केबल टावर है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर से, अब भवन का टॉप क्या है? ये B पॉइंट है। ठीक है, इसका केवल शिखर के साथ उन्नयन कोण की वैल्यू कितनी है? उन्नयन कोण की वैल्यू देर की उसने कितनी देर की है? 60 डिग्री देर की। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या बोल रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। मतलब इसके और इस भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू कितनी देर की हमारे पास? 45 डिग्री देर की, और इसको मैंने इससे मिला दिया। तो इस प्रकार हमने एक क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। क्या बोल रहे कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मानना क्या है कि हमने सपोज दैट टावर की ऊंचाई कितनी है? h मान दी हमने। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को लिखोगे अब हम उसको समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 नंबर तो आपको इस चित्र का मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा हम देखेंगे अभी। तो हम क्या करेंगे? माना टावर की ऊंचाई कितनी है? CD बराबर मान दिया हमने h मीटर है। ठीक है, h मीटर क्या मान दिया हमने? टावर की ऊंचाई। और भवन AB की ऊंचाई कितनी देर की हमारे पास? 7 मीटर। और उसके बाद लिखेंगे उन्नयन कोण
शिखर का उन्नयन कोण, पूरा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दे रखा हमारे पास 60 डिग्री ऑफ, और पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण दे रखा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो अवनमन कोण को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये 45 डिग्री दे रखा है। तो देखो अगर ये सपोज दैट ई पॉइंट है, ठीक है, अगर ए बी की वैल्यू 7 है तो यहाँ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जब हम ट्रायंगल के लेंगे, ट्रायंगल बी ई डी में क्या, अब हम अब हमको ये वाली सबसे पहले ये वैल्यू चाहिए ना, डी वैल्यू चाहिए, तो डी वैल्यू निकालेंगे। डी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जब हम सी डी में से क्या कर देंगे, इस ई सी पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सी पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, डी। अब सी डी की वैल्यू हमने मान रखी है एच, और सी की वैल्यू कितनी है 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, एच माइनस 7। ठीक है, अब देखो आधार और लंब में कौन संबंध देता है हमें, टेन देता है ना, तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर अपॉन 20, लंब की वैल्यू कितनी है डी ए अपॉन आधार कितना है बी ई। ठीक है स्टूडेंट, और हमें पता है कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, √3 वैल्यू लिख दी, डी अपॉन बी ई, और बी डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई इंटू √3, और डी ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, एच माइनस 7 इज इक्वल टू बी ई इंटू √3। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमने क्या निकाला, ये निकाला एच माइनस 7। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हम लेंगे ट्रायंगल बी ई सी में, ट्रायंगल ए बी ई सी में क्या 10 45 इज इक्वल टू क्या होता है 10 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब देखो लंब क्या है इसमें, लंब ये होगा, क्या होगा सी ई, और आधार क्या होगा उसका बी ई। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और सी की वैल्यू 7 है, और बी ई, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर। बी सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 है, तो बी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस अब यहाँ पे लिखेंगे बी ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान मैंने इस समीकरण में रखा तो क्या है एच माइनस 7 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू √3। अब ये 7 उधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा पॉजिटिव, तो 7 प्लस ये, और यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा तो 7 प्लस √3 प्लस 1, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमने टावर की ऊंचाई ज्ञात की। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये 6 नंबर का पूछा जाता है, और बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन भी नहीं इसमें ज़्यादा, तो आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके आने की संभावना इस बार ऐसे लग रही है कि मतलब ये आ ही सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम कैसे ये सॉल्व होगा। तो ए बी क्या एक टावर है, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी लाइट हाउस है, और उसकी ऊंचाई कितनी देर की हमारे पास 75 मीटर देर का। ठीक है, और समुद्री जहाज के अवनमन कोण कितने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, जब नाव सी पॉइंट पे थी तो उसका एंगल कितना था 30 डिग्री था। ठीक है, और जब कुछ डिस्टेंस चल जाती है नाव दूसरी नाव तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 45 डिग्री, इसका इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, मतलब लाइट हाउस है, ठीक है,
और एक नाव ये और एक नाव क्या है ये इसके ठीक पीछे है। तो बोर्ड है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जहाज़ और इस जहाज़ के बीच की क्या करनी, हमने दूरी ज्ञात करनी। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर क्या मान दिया हमने, x। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या मान दी हमने, x। और ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये और ये क्या है, एक दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। अब हम जानते हैं कि जब भी समांतर रेखाएं को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रिज्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण के मान की क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यदि ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30। और यदि ये पूरे कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार हमने ये एंगल निकाले। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस ए बी की ऊंचाई कितनी होगी लाइट हाउस की, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं, अवनमन कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अलग अलग करके लिख लोगे आप। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं। पहले अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ए सी बी में। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें क्या होगा, टेन थीटा कितना है, 30 इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, ए बी, और आधार क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और ए बी की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगा। ए सी इज इक्वल टू कितना आगे, ए बी इंटू √3। अब ए बी की वैल्यू हमें पता है, क्या है ए बी की वैल्यू, 75 मीटर। तो ये इसके साथ इसने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 75√3 बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या लूँगा मैं, ट्रायंगल ए बी ई में। ट्रायंगल ए बी में क्या होगा, 10 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 45 बराबर नहीं होता, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब क्या है उसमें, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा अभी, ए ई। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ए बी अपॉन ए ई, और ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब हम इस पूरे में से, जब मैं इस पूरे में से इतना पार्ट जब मैं इस पूरे में से इतने पार्ट को हटा दूंगा तो ए की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो पूरा कितना है, ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी इज इक्वल टू, ए को कैसे लिखूंगा मैं, ए सी माइनस सी ई, ऐसा लिखूंगा ना। अगर मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए की, तो कैसे लिखूंगा मैं, ए सी में से इतना पार्ट हटा दूंगा तो ए निकल जाएगा ना। तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 75 इज इक्वल टू ए सी माइनस सी ई। सी की वैल्यू कितनी है, एक्स मान रखे हमने, क्या मान रखा, एस, एक्स मान रखा ना। और ए सी की वैल्यू कितनी है, 75√3। इस ए सी की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू निकाले हमने 75√3 माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स उधर चले जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75√3 माइनस 75। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ये क्या निकल गई, दोनों नावों के बीच की दूरी निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो सपोज दैट एक सीधा राजमार्ग जा रहा है। ठीक है, सपोज दैट ए बी के एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के एक बी सी एक मीनार है, इसके पाद तक जाता है। ठीक है, और एक आदमी मीनार के शिखर पर बैठा है, और जब वह कार को देखता है तो उस टाइम उसका अवनमन कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है।
और जब 6 सेकंड बाद देखता है तो 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मतलब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो हम जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर यदि ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, और यदि 60 है तो ये क्या हो जाएगा 60 है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई तो नहीं दे रही है ना कुछ, सपोज दैट मीनार की ऊंचाई हमने मान दी, क्या माना, मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर मान दी हमने। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेता है, सपोज दैट ये कौन सा पॉइंट मान दिया हमने, डी मान दिया। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे माना डी बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में टी समय लेता है। कितना समय लेता है, टी समय लेता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। तो यहाँ से, और यहाँ से ए से डी तक जाने में लगा समय कितना होगा, कितना दे रखा उन्होंने 6 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, 6 सेकंड दे रखा है। तो क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु तक, और ये लिख देंगे अवनमन कोण क्रमशः क्या मान दिए, क्रमशः 30 डिग्री है और क्या है 60 डिग्री है। अब देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ABC में tan थीटा कितना है 30, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन आधार क्या है AB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू BC की मान रखा हमने H, और AB की वैल्यू कितनी है, AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम ED प्लस BD। ठीक है, अब देखो H इज इक्वल टू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा ED प्लस BD अपॉन √3। अब हम इसको चेंज करते जाएंगे जिस हिसाब से पूछ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, H की वैल्यू निकाली। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब वह 6 सेकंड बाद चल जाता है तो उसका अवनमन कोण कितना होता है 60 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, BCD में क्या होगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा BC और आधार क्या है BD, और BC की वैल्यू हमने H लेट कर रखी है और BD हमको पता नहीं है, और H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा BD इंटू √3, क्योंकि tan 60 वैल्यू √3 यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, तो हम H की वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान देंगे इसे, और इसे समीकरण 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो BD √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED प्लस BD अपॉन √3। ठीक है, तो देखो उसके बाद √3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 3BD इज इक्वल टू ED प्लस BD। ठीक है, अब BD उधर जाएगा तो BD 3BD में से एक BD गया, कितना बचेगा 2BD इज इक्वल टू ED। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमने BD और ED में रिलेशन निकाला। हम जानते हैं कि A से D तक कितना टाइम ले रहे हो, 6 सेकंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम AD की वैल्यू कितनी रख देंगे, A से D तक जाने में कितना टाइम ले रहे हो 6 सेकंड ले रहे हैं ना, तो 2BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा BD इज इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से हम BD की वैल्यू कितनी निकालेंगे, BD बराबर 2 3 6, 3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। मतलब डी से बी बिंदु तक कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व किया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और
कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।